नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अरुण शिक्षा एकेडमी में। दोस्तों, आज हम क्लास 12th हिंदी और चैप्टर 7 के बादल राग की जो कविता है इसके प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। इससे पहले हमने इसका भावार्थ बताया था। अगर आपने अभी नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसका भावार्थ भी देख सकते हैं। इसके प्रश्नोत्तर हम लेकर आए हैं। इसके बाद हम इसके एमसीक्यू भी लेकर आएंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए आज के इस सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। आज के इस सेशन का हम क्या बताने जा रहे हैं, बादल राग की जो कविता है यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो ये रचना है, इसका सरल सा भावार्थ हमने आपको बताया था। आज प्रश्नोत्तर हम इसके लेकर आए हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। बादल राग का मतलब है कि उन्होंने मनुष्य को भाव एकत्रित किया हुआ है कि जिस प्रकार से बादल अधिक गरजने से जो है अमीर लोगों को दुख अधिक होता है, सामान्य व्यक्तियों को दुख नहीं होता है, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। अमीर लोगों के पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है। इसी प्रकार से जिसके पास आशाएं इच्छाएं ज्यादा होती है, दुख आने पर कष्ट उसी को होता है। लेकिन जिसके पास कम आशाएं कम इच्छाएं होगी, उसको दुख कम होगा। इसीलिए इच्छाओं को कम पालो और ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रयत्न करो। ठीक है, तो ये भाव थे। प्रश्न उत्तर इसका बनेगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि 12th हिंदी का समग्र अध्ययन हम आपको कराने वाले हैं। इसके इसका जो पहला क्वेश्चन होगा आज, ठीक है, इसके हमने इस पाठ से तो केवल कुछ ही प्रश्न थे। हमने इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी लेकर आए हैं, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया और क्यों? प्रस्तुत पंक्ति में दुख की छाया मानव जीवन में आने वाले दुखों, कष्टों, मुसीबतों, प्रतिकूल परिस्थितियों को कहा गया है। यह इसलिए कहा गया है क्योंकि सुख दुख मानव जीवन में के दो पक्ष हैं, जो एक के बाद दूसरा आता रहता है। ये दोनों अस्थिर हैं जो आते रहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? सुख दुख की छाया। मनुष्य जीवन क्या है कि वो दुखों कष्टों मुसीबतों का एक प्रतिकूल है। परिस्थितियां आती रहती है जाती रहती है। सुख दुख जो ऐसे है जैसे दिन रात का सफर होता है, दिन के बाद रात होगी, रात के बाद दिन होगा। तो वही इसका एक सफर है। ये आएगा ही आएगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। पैसे भी इसको रोक नहीं सकता। अमीर लोग है तो उसका इसका मतलब ये कि उसके जीवन में दुख नहीं आएगा। ये बहुत गरीब है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके जीवन में सुख नहीं आएगा। वो तो आएगा, निश्चित है। ठीक है, लेकिन समय लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। असनीपात में स्थापित उन्नत सतसत वीर पंक्ति में किस की ओर संकेत किया गया है? असनीपात में स्थापित उन्नत सतसत वीर पंक्ति में पूंजीपति या शोषक और धनी वर्ग के लोगों की ओर संकेत किया गया। इस कविता में हमने आपको शीर्षक बताया था पहले, जो इसका सार बताया था कि इसमें धनाढ्य लोगों पर ज्यादा फोकस किया गया कि धनाढ्य लोग जो है वो दूसरों को शोषित करते रहते हैं, दूसरों का शोषण करते रहते हैं। गरीब लोगों का, जो कम पढ़े लिखे हैं या जो कम धनाढ्य लोग हैं, उनका शोषण करके अपने महल बनाते हैं। यह धनी वर्ग लोग क्रांति दूत बादल की विद्रोह पूर्ण बिजली गिरने की उन्नति से शिखर पृथ्वी पर तक गिर जाती। तो ये बादलों की गर्जना से जो है वो भयभीत हो जाते हैं, कांपने लगते हैं कि कहीं हमारा महल जो टूट ना जाए। लेकिन गरीब लोग जो है उसके पास टूटने के लिए बिखरने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए वो कम दुखी होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 होगा। विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते हैं। पंक्ति में विप्लव रव से क्या तात्पर्य है? छोटे ही शोभा पाते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति में विप्लव रव से तात्पर्य है क्रांति के विद्रोह पूर्ण शब्दों या गर्जना है। वह ऐसे लोगों की गर्जना या स्वर है जो सदियों से पूंजीपति वर्ग के शोषण का शिकार होकर दयनीय जीवन जी रहे हैं। छोटे ही शोभा पाते हैं, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि क्रांति का विनाशकारी प्रभाव सदा उच्च या शोषक वर्ग के लोगों पर ही होता है। इस विद्रोह का निम्न या छोटे वर्ग के जन सामान्य पर कोई विनाशकारी प्रभाव नहीं होता है। उच्च वर्ग तो क्रांति के शब्दों से भयभीत होकर होता है, लेकिन छोटे वर्ग अर्थात जन सामान्य वर्ग के लोग उन्नत प्रसन्न होता उठते हैं और जीवन में शोषण की मार निकालकर समृद्धि पाते हैं। ठीक है, तो पूंजीपति लोग का है, वो जो है शोषण करते हैं, इसीलिए उनके जो जीवन में कष्ट अधिक होते हैं। इसका मतलब कि हम दूसरे का शोषण करते हैं, शोषण हमारे जीवन में ही
घटित होते रहता है, जबकि जिसका हम शोषण करते हैं वो सामान्यतः है और खुशहाल उसके जीवन बनता रहता है। ठीक है, इसलिए क्या है कि किसी का शोषण नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता में रेखांकित किया गया? रेखांकित कविता में किस किस को किया गया? जैसे बादल राग है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक प्रतीकात्मक कविता है जिसमें कवि ने बादलों को क्रांति के रूप में आह्वान किया है, यानी बादलों को संदेश वाहक माना है, क्रांतिकारी माना है। जिस तरीके से वो आते हैं, गरजते हैं, तो गरजने से जो है वो जो धनाढ़ लोग होते हैं वो भयभीत हो जाते हैं, कांप हो जाते हैं। वो सामान्य मनुष्य जो उछलने लगता है, कूदने लगता है, उसके जीवन में मानो खुशियां आ जाती है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है। इस कविता में बादलों के आगमन से पृथ्वी के गर्भ में सोए हुए अंकुर अंकुरित हो उठते हैं। वे अपने मन में नवजीवन का संचार कर अपनी आशाओं के साथ बादल की ओर देख रहे हैं। जिस तरीके से जब बादल गरजने लगते हैं, बिजलियां गिरने लगती है, तो क्या होता है, जो छोटे-छोटे जो पौधे होते हैं वो उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं, क्योंकि उनको कम उनकी इच्छाएं कम होती, आशाएं कम होती। लेकिन जितना बड़ा वृक्ष होगा उसकी इच्छाएं ज्यादा होगी कि मेरे को बहुत सारा पानी मिले, बहुत सारा जल मिले, क्योंकि उसको जरूरत ही उतनी है। इसलिए जरूरत कम रखो, इच्छाएं कम रखो, आप संतुष्ट हो, क्योंकि छोटे पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए वो उछलने और कूदने लगते हैं। उन्नति के शिखर पर पहुंचे सैकड़ों वीर पृथ्वी पर सो जाते हैं। विशालकाय उच्च वर्ग के लोग घायल होकर मर जाते हैं, लेकिन शोषित वर्ग के प्रतिकूल प्रतीक छोटे भार वाले छोटे पौधे हंसते मुस्कुराते रहते हैं। वो अपार हरियाली से भरकर हिल हरित तथा खिलखिलाते हुए नजर आते हैं। इसलिए छोटी इच्छाओं, छोटी आशाएं रखने से जो है वो मन प्रसन्न रहता है। बड़ी इच्छाएं रखोगे, बड़ा आशाएं रखोगे, दुख भी बड़ा मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बादल राग कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। इसका जो मूल भाव है, निष्कर्ष है, वो क्या है? इसमें कहा निराला जी के बादलों की क्रांति का प्रतीक माना है। उन्होंने माना है कि समाज में निम्न वर्ग या सर्वहारा वर्ग सदियों से धनी वर्ग के शिक्षकों को के शोषण का शिकार होता है। ये धनी वर्ग के लोग सदा से निम्न वर्ग के धन हड़प कर अपने खजाने भर लेते रहते हैं। बार बार शोषण करने तथा खजाने भरने पर भी इनको संतोष नहीं है। इन्होंने किसानों के जीवन सार रूपी रक्त को पूर्णतः चूस लिया है। इनके शोषण के कारण जब किसानों का शरीर हाड़ मात्र शेष रह जाता है, समाज में निम्न वर्ग दीनहीन अवस्था में करुणापूर्ण जीवन यापन कर रहा है, लेकिन पूंजीपति इनके धन पर ऐसो आराम का जीवन भोग रहे हैं। कवि के मन में पूंजीपतियों के प्रति घृणा और गहन आक्रोश की भावना है तथा सर्वहारा वर्ग के प्रति विशेष सहानुभूति है। कवि पृथ्वी से पूंजीपतियों का साम्राज्य मिटा देना चाहता है ताकि जनसामान्य भी सुखद जीवन जी सके। निराला के इस कार्य से की पूर्ति से हेतु बादलों को क्रांति का प्रतीक माना है। इसीलिए समाज में पूंजीपति वर्ग के शोषण मिटाने के लिए विप्लव के बादल आवाहन कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, जिस तरीके से बादल गरजने लगते हैं, बरसने लगते हैं, तो उससे क्या है कि बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं वो कांपने लगते हैं, भय में रहते हैं कि कहीं हम गिर न जाए, बिजली न गिरे। लेकिन छोटे छोटे जो पौधे होते हैं मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं। उसी प्रकार से मनुष्य को संदेश दिया है कि मनुष्य वर्ग में जो पूंजीवादी लोग हैं वो भयभीत होने लगते हैं जब दुख अधिक आता है कि कहीं हम मर ना जाए, कहीं ये ना हो जाए। लेकिन जो सामान्य लोग हैं वो आराम से खिलते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, छोटी छोटी खुशियों में ही अपना जीवन समझते हैं। उन्हें ना महल की जरूरत है, ना बैंक बैलेंस की जरूरत है, वो आशा ही जी रहे हैं। तो इसलिए क्या, छोटी खुशी रखोगे तो आपको लाभ अधिक होगा, बड़ी खुशियां रखोगे, बड़ी इच्छाएं रखोगे तो दुख अधिक मिलेगा। इसीलिए वो पूंजीवादी लोग जो है लोगों का शोषण करते रहते हैं। ठीक है, अपने सुख को प्राप्त करने के लिए। इसके बाद जो हमने छोटे छोटे प्रश्न भी इसके लिए ला रखे हैं, किताब में तो नहीं है लेकिन आने की संभावना रहती है, आप इसको भी तैयार कर लीजिए। चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन 6 होगा, कवि ने किसे कीचड़ तथा किसे जल प्लवन कहा है? तो कवि ने पूंजीपतियों को कीचड़ कहा है और क्रांति को जल कहा है। ठीक है, पूंजीपतियों को कीचड़ के समान माना है
क्योंकि उनकी भावना ही ऐसे होते, विचार ही ऐसे होते हैं। 7वें प्रश्न पर चलते हैं। स्तनयन वृद्ध हुंकार तथा प्रफुल्लित जलंज का शब्दार्थ है। त्रस्त नयन आंखों की व्याकुलता, त्रस्त नयन और वृद्ध हुंकार का मतलब आंखों की व्याकुलता, ठीक है। और प्रफुल्ल जलज का अर्थ हो गया, प्रफुल्ल जलज हुआ कमल, ब्रज हुंकार की भीषणता को बताने वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। कवि के अनुसार दुनिया में कौन सी चीज स्थायी नहीं है? स्थायी कौन सी चीज नहीं है? कवि के अनुसार दुनिया में सुख स्थायी नहीं है एवं उसके कहने यही तात्पर्य है कि जीवन में सुख कभी स्थायी नहीं है। सब कुछ स्थायी लेकिन सुख स्थायी नहीं, वो अस्थायी है, कभी भी आता है कभी भी जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। पूंजीपतियों को किस बात का डर होता है? पूंजीपतियों को डर किस बात का रहता है? पूंजीपतियों का वो हर समय यह अपने खिलाफ क्रांति का डर लगा रहता है कि कोई हमारे आवाज ना उठाए, कोई हमें हमारे ऊपर उंगली ना उठाए कि ये पैसे कहाँ है, कहीं आयकर का छापा ना पड़े, ठीक है, टैक्स ना देना पड़े, आदि आदि उनको डर लगा रहता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति को कुछ डर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलें। कविता बादल राग में कवि ने किसके शोषण को वर्णन किया है? कविता बादल राग में मजदूरों के शोषण का वर्णन किया है, यानी जो कमजोर लोग हैं उनके शोषण का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। कवि ने किसे दुख की छाया कहा है? तो कवि ने पूंजीपतियों द्वारा समाज में किए जाने वाले अत्याचार, गरीबियों के लिए के साथ किए गए शोषण दुख की छाया कहा है। इस शोषण का शिकार प्राय मजदूर तथा कमजोर वर्ग होते हैं। उनके पास सुख नाम मात्र के होते, इसलिए कवि उनके सुख को आश्चर्य बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। कवि के अनुसार क्रांति कौन करता है? कवि के अनुसार बादल की क्रांति का आगाज करते हैं, इसलिए समाज में व्याप्त अत्याचारियों को मार सकते हैं। क्रांति से जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है उसकी प्रभुसत्ता समाप्त हो जाती है और उन्नति के शिखर से गिर जाता है, उसका गर्व चूर चूर हो जाता है। यानी जब क्रांति आती है तो धनाढ्य लोग ही पिसते हैं, क्योंकि वो काम ही उनके ऐसे करे रहते हैं। उनका जो आध्यात्मिक शक्ति उसकी कमजोर करी रहती है, दूसरों को हनन करते करते उसका जीवन समाप्त हो चुका, नींव का कमजोर हो जाती है, इसलिए वो टूट जाते हैं। 13 को और बढ़ते हैं। कविता में बादलों के लिए किस प्रकार का संबोधन किया गया है? तो कविता में बादलों के लिए हे विप्लव के वीर तथा ऐ जीवन के पारावार ऐसे जैसे संबोधन का प्रयोग किया गया है। कवि ने बादलों को क्रांति और विद्रोह का प्रतीक माना है एवं वह कहता है कि जीवन के सुखों पर दुखों की अदृश्य क्षति है। बालक सुसलह पृथ्वी के पांत से बीज अंकुल हक अक्सन हो निहरती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को और आगे बढ़े। अपने आवाहन से कवि क्या कहना चाहता है? तो कवि का आवाहन करता है क्योंकि उसे क्रांति का प्रतीक मानता है। बादल बरसने से आम जनता को राहत मिलती है तथा बिजली गिरने से विशिष्ट वर्ग खत्म हो जाता है एवं अपने आह्वान के द्वारा समाज में फैले शोषण को समाप्त करना चाहता है ताकि शोषण वर्ग जो है उनके अधिकार मिल सके। आखिरी क्वेश्चन हमारा होगा रुद्रकोश क्षुब्धतोष डैश ऐसे जीवन के पारावार। इन पंक्तियों का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो इन पंक्तियों में शोषण के सुंदर प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली सहज अभिव्यक्ति है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग भी हुआ है, ठीक है। इन पंक्तियों में शैली संबोधन है तथा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी हुआ है, ठीक है। एवं इन अलंकारों का प्रयोग से भाषिक सौंदर्य भी बढ़ा है। तो कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन हमने आपको बताए। जो इसमें पार्ट में तो केवल 5 ही क्वेश्चन दिए गए थे, हमने 10 क्वेश्चन और भी आपके लिए लाए क्योंकि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, आप इनको भी तैयार कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।